डियर स्टूडेंट नमस्कार। जैसा कि मैं आशा कर रहा हूं कि आप घर पर रहते हुए अच्छी तरह से आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आप अच्छी तरह से अपनी स्टडी कीजिए, अपना एक टाइम टेबल मेंटेन कीजिए और सभी सब्जेक्ट को अच्छी तरह से आप समय दीजिए, क्योंकि हर विषय की अपनी इम्पोर्टेंस होती है। सभी सब्जेक्ट आपका भविष्य तय करते हैं, आपका रिजल्ट तय करते हैं। यदि आप सभी विषय को अच्छी तरह से सही समय नहीं दे पाएंगे तो कोई ना कोई विषय आपका कमज़ोर रह जाएगा, पुअर रह जाएगा, जिससे आपका रिजल्ट प्रभावित होगा। तो आप एक अपना अच्छा सा एक टाइम टेबल मेंटेन कर लें, जिसमें सभी विषय को, सभी सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम मिलना चाहिए, ताकि आपका रिज़ल्ट अच्छे से अच्छा हो सके। तो आज मैं पॉलिटिकल साइंस का आपका चैप्टर 7 शुरू करने जा रहा हूं, जिसका नाम है सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, समकालीन विश्व में सुरक्षा। ये नया चैप्टर है, आज इसी के बारे में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि सुरक्षा क्या होती है। तो सुरक्षा का बुनियादी अर्थ है खतरे से आज़ादी। सुरक्षा का मेन अर्थ क्या होता है? खतरे से आज़ादी। मानव का अस्तित्व और किसी देश का जीवन खतरों से भरा होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मानव का अस्तित्व और किसी भी देश का जीवन वो खतरों से भरा होता है। सुरक्षा उस स्थिति को कहा जाता है जहां व्यक्ति अपने आप को खतरों से मुक्त पाता है। यदि मानव जाति को और देश को किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं है तो माना जाता है कि वह देश और मानव जाति की सुरक्षा है। तो सुरक्षा का बुनियादी अर्थ क्या हुआ? खतरे से आज़ादी। किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता या देश की स्वतंत्रता को कोई खतरा न हो, इसका मतलब वो सुरक्षित है। ये सुरक्षा की दो अवधारणाएं होती हैं, एक पारंपरिक अवधारणा होती है और एक अपारंपरिक अवधारणा होती है। इन दोनों में डिफरेंट है। पारंपरिक अवधारणा क्या होती है और अपारंपरिक अवधारणा क्या होती है, इसके बारे में मैं आपको अंतर समझा रहा हूँ। पारंपरिक जो अवधारणा है उसमें पारंपरिक सुरक्षा में सैन्य हमले का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। देखो, पारंपरिक अवधारणा के अंदर सबसे ज़्यादा खतरा होता है सैन्य हमले का। एक देश के द्वारा दूसरे देश के ऊपर जो हमला किया जाता है वो पारंपरिक अवधारणा के अंतर्गत आता है। जबकि अपारंपरिक जो अवधारणा होती है उसमें मानवीय अस्तित्व पर चोट पहुंचाने वाले व्यापक खतरों और आशंकाओं को शामिल किया जाता है। पारंपरिक अवधारणा के अंदर सैन्य हमले का खतरा होता है, जबकि अपारंपरिक सुरक्षा में मानवीय अस्तित्व का ही खतरा हो जाता है। मानव को बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाई जाती है, मानवीय अस्तित्व पर ही खतरा हो जाता है और आशंकाओं को भी शामिल किया जाता है इसके अंदर। दूसरा जो अंतर, देखो पहला अंतर आपको समझ में आ गया होगा। पारंपरिक सुरक्षा में सैन्य हमले का खतरा है, देश को खतरा है उसके अंदर, जबकि अपारंपरिक अवधारणा के अंदर मानव अस्तित्व को ही खतरा होता है। दूसरा अंतर, पारंपरिक सुरक्षा में कभी कभी सैनिकों के साथ साथ जनता को भी निशाना बनाया जाता है। ये पारंपरिक अवधारणा है। पारंपरिक अवधारणा में सैनिक हमला तो होता है, लेकिन उसके साथ साथ जनता, आम जनता को भी निशाना बनाया जा सकता है। जबकि अपारंपरिक सुरक्षा में मानव जाति के अस्तित्व को ही खतरा होता है। तीसरा जो अंतर है, सुरक्षा की धारणा में सिर्फ सैन्य खतरा ही होता है। देखो इसमें ध्यान रखिए, पारंपरिक अवधारणा में सुरक्षा की जो अवधारणा उसमें केवल एक ही खतरा होता है, सैन्य खतरा। जबकि अपारंपरिक अवधारणा में खतरों की सूची में अकाल, महामारी, प्राकृतिक आपदाओं को भी शामिल किया जाता है। मानवीय अस्तित्व को खतरा हो सकता है, इसमें महामारी फैल सकती है, अकाल पड़ सकता है, कोई भी प्राकृतिक आपदा आ सकती है। तो ये सुरक्षा की अपारंपरिक अवधारणा, जैसे कि आज कोरोना पूरे विश्व में चला हुआ है, मानवीय अस्तित्व को बहुत बड़ा खतरा है। तो ये जो महामारी है, चाहे वो आपकी बर्ड फ्लू है, चाहे कोरोना है, ये एक महामारी बन चुकी है और इसके कारण से पूरे विश्व के अंदर मानवीय अस्तित्व को ही खतरा पैदा हो रहा है। तो ये सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा कहलाती है। पारंपरिक सुरक्षा, चौथा जो अंतर है, पारंपरिक सुरक्षा के लिए युद्ध की आशंका को रोकना, शक्ति संतुलन करना और गठबंधन बनाना होता है। पारंपरिक यदि जो अवधारणा है उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसके किस तरह सुरक्षा प्राप्त की जा सकती है, इसमें देश क्या करेंगे आपस में। पारंपरिक अवधारणा के लिए
में युद्ध की आशंका को हर देश रोकने का प्रयास करता है, शक्ति संतुलन बनाने का प्रयास करता है और गठबंधन बनाने का प्रयास करता है ताकि जो सैन्य हमला होता है उसको रोका जा सकते। लेकिन अपारंपरिक अवधारणा के अंदर देशों को आपसी सहयोग बढ़ाना होता है। अपारंपरिक जैसे कोई महामारी फैल रही है तो आप इस समय देख रहे हैं कि सभी देश, विश्व के सभी देश एकजुट होकर इस खतरे का सामना कर रहे हैं, तो ये अपारंपरिक अवधारणा में होता है। आगे जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसमें बताएंगे अपरोध क्या है। ये सुरक्षा नीति का एक हिस्सा होता है अपरोध। तो सुरक्षा नीति का संबंध युद्ध की आशंका को रोकने में होता है, जिसे हम अपरोध कहते हैं। सुरक्षा नीति का संबंध युद्ध की आशंका को रोकने में होता है, और युद्ध की आशंका को रोकना ही क्या कहला, किसी भी कारण से रोका गया है तो उसे हम अपरोध कहते हैं। एक होता है सैन्य गठबंधन। तो सैन्य हमले की स्थिति से निपटने के लिए अथवा अपरोध के लिए कुछ राष्ट्रों का आपस में मेल करना सैन्य गठबंधन होता है। यदि किसी देश के ऊपर किसी तरह का कोई सैन्य हमला हो रहा है, उससे निपटने के लिए या अथवा अपरोध के लिए कुछ राष्ट्रों को आपस में मेल करना पड़ता है ताकि उस सैन्य हमले को रोका जा सके। तो कुछ देशों के द्वारा आपस में सैन्य गठबंधन किया जाता है, जैसे कि आपको पहले बताया होगा नाटो जो अमेरिका के द्वारा एक सैन्य गठबंधन बनाया गया था, वो इसी स्थिति को रोकने के लिए किया गया था ताकि कोई सोवियत संघ जैसा कोई देश है वो दूसरे अमेरिकी जो महाशक्ति है उसके ऊपर अटैक नहीं कर सके, इसलिए इन देशों ने आपस में अपना सैन्य गठबंधन बनाया था। तो वो अपरोध की स्थिति कहलाती है। गठबंधन कब तक रहता है? गठबंधन देशों के अंदर तब तक रहता है जब तक उनके देश के हित सर्वोपरि होते हैं। गठबंधन राष्ट्र हितों पर आधारित होते हैं, और जब राष्ट्र हित बदल जाते हैं तो गठबंधन भी बदल जाते हैं। निरस्त्रीकरण क्या होता है? निरस्त्रीकरण का मतलब है विध्वंसकारी शस्त्रों को नहीं बनाने, उनको कम करने एवं उन पर नियंत्रण करने की नीति को निरस्त्रीकरण कहा जाता है। मतलब युद्ध के अंदर जो हथियार, विध्वंसकारी जो हथियार है उसको नहीं बनाने, उसको कम करने या उस पर नियंत्रण करने की जो नीति होती है वो निरस्त्रीकरण कहलाता है। अस्त्र नियंत्रण क्या होता है? हथियारों के निर्माण अथवा उसको हासिल करने पर अंकुश लगाना। अस्त्र नियंत्रण का मतलब हथियारों के निर्माण पर रोक लगाना या उनको किसी देश के द्वारा हासिल करने की जो नीति होती है उस पर अंकुश लगाना ही अस्त्र नियंत्रण कहलाता है। अमेरिका और सोवियत संघ ने अस्त्र नियंत्रण की निम्न संधियों पर हस्ताक्षर किए हैं। आप ध्यान दीजिए, ये अस्त्र नियंत्रण की संधि है, ये कौन, जिसमें अमेरिका और सोवियत संघ ने आपस में सहमति की है कि वो इस तरह के विध्वंसकारी हथियारों का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये 4 प्रकार की अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में संधि हुई। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि, एक सामरिक अस्त्र परिसीमन संधि, एक सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि और एक परमाणु अप्रसार संधि। ये चारों संधि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में हुई है ताकि अस्त्र नियंत्रण की नीति को अपनाया जा सके, निरस्त्रीकरण की नीति को अपनाया जा सके। एक आपको बताने जा रहे हैं कि जो वैश्विक अपारंपरिक अवधारणा के अंतर्गत एक मुद्दा था आतंकवाद का। ये आतंकवाद क्या है? तो नागरिकों को अंधाधुंध और जानबूझकर लक्षित करने वाली संगठित राजनीतिक हिंसा आतंकवाद कहलाती है। ध्यान रखिए, नागरिकों को अंधाधुंध और जानबूझकर लक्षित करने वाली संगठित राजनीतिक हिंसा है ये। इसमें निजी स्वार्थों के लिए नागरिकों को अपना निशाना बनाया जाता है, बहुत ज़्यादा खून खराबा इसके अंदर किया जाता है। एक राजनीतिक हिंसा है ये, जिसमें निजी स्वार्थों को पूरा करने के लिए नागरिकों को अंधाधुंध जानबूझकर इसमें लक्षित किया जाता है। आतंकवाद सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के अंतर्गत आता है। जैसे हमने आपको बताया था कि सुरक्षा की 2 अवधारणा है, पारंपरिक और अपारंपरिक। तो जो आतंकवाद है ये अपारंपरिक धारणा के अंतर्गत आता है। इसी तरह से सामाजिक सुरक्षा कवच क्या है? सामाजिक सुरक्षा कवच उसको कहते हैं जो सुविधाएं लोगों को सामाजिक सुरक्षा देती हो, उसे हम सामाजिक सुरक्षा कवच कहते हैं। अब कुछ फुल फॉर्म हम आपको बताने जा रहे हैं। CWC, BWC, START। तो CWC क्या है? ये केमिकल वेपन कन्वेंशन है, रासायनिक हथियार संधि। BWC बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन, जैविक हथियार संधि। और START स्ट्रेटजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि है।
अब विश्व के अंदर कौन कौन से खतरे हैं, विश्वव्यापी खतरे कौन कौन से हैं जो पूरे विश्व के अंदर खतरे होते हैं, जैसे वैश्विक ताप वृद्धि, जो ग्लोबल क्लाइमेट होता है आपका, जिस तरह से विश्व के अंदर तापमान में वृद्धि हो रही है, तो इसी तरह से तापमान में वृद्धि होती रही तो एक दिन थाईलैंड के लिए बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी और वो पूरा का पूरा जलमग्न हो जाएगा। तो वैश्विक ताप वृद्धि विश्व के लिए बहुत बड़ा खतरा है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, जैसे पूरा विश्व आतंकवाद की चपेट में है, किस तरह से मानव जाति का अस्तित्व खतरे में है, तो ये एक विश्वव्यापी खतरा है, ये विश्वव्यापी आतंकवाद। और एक एड्स, बर्ड फ्लू तथा कोरोना महामारी आपको देख रहे हैं कि विश्वव्यापी किस तरह से खतरा बना हुआ है। तो इसके आगे आपको बताएंगे भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था। तो आपको सभी को पता है कि इंदिरा गांधी के टाइम में, उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, उन्होंने 1974 के अंदर पहला परमाणु परीक्षण पोखरण में किया था। युद्ध क्या होता है? युद्ध का अर्थ होता है खून खराबा और भयंकर विनाश। युद्ध लोगों को सुरक्षा प्रदान नहीं करता, बल्कि वह अपने पीछे मृत्यु, विध्वंस, विकलांगता, विधवाएं, अनाथ बच्चे और भयंकर बीमारियां छोड़ जाता है। युद्ध की स्थिति में किसी देश के सामने केवल 3 ही विकल्प होते हैं। ये 3 विकल्प क्या है? आत्मसमर्पण करना, या तो वह देश क्या करेगा जिस देश ने उसके ऊपर आक्रमण किया है, हमला किया है, या तो उसके सामने आत्मसमर्पण कर देगा, या उस देश की बात को बिना युद्ध किए हुए मान लेगा। पहली परिस्थिति ये आती किसी देश के सामने। दूसरी, युद्ध की स्थिति पैदा हो जाने पर अपनी रक्षा करना, या तो अपनी रक्षा करेगा और हमलावर को पराजित कर उसके उद्देश्य को असफल कर देगा। और तीसरा विकल्प उसके सामने क्या है? युद्ध से होने वाले विनाश को इस हद तक बढ़ाने के संकेत देना। वह उस देश को इतना डराएगा युद्ध के विनाश से कि वो देश सहम जाएगा, इतना उसको सहमा देगा या उसको इतना डराएगा कि युद्ध, यदि आपने हमारे साथ युद्ध किया तो इसका इतना भयंकर परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो इसके कारण से वह देश युद्ध करने के विचार को त्याग देता है। तो युद्ध की स्थिति में देश के सामने ये 3 विकल्प पैदा होते हैं। आगे की चीज़ें जो हम आपको बताएंगे वो विस्तृत में बताएंगे। ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे, आपको इनको सभी को अपने फेयर नोटबुक में अच्छी तरह से करना है। थैंक यू।